बीजेपी चाचा भतीजे को एक कैसे करेगी, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क होने जा रहा है। सफाई तो वही ना देता है कि जिसके मन में चोर हो, तो क्यों सफाई उनको देना पड़ रहा है? ऐसा आप लोग भी तो कहते हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे हमारा। दोस्त आज सारे लोग कह रहे हैं ना कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। बीजेपी चिराग पासवान को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए पारस जी को फिर से एक बार मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान तो तय नहीं कर सकते, हम क्यों कहने जाए कि वो एनडीए में नहीं है? हम तो कहते हैं वो भी एनडीए में है, लेकिन पांचों के पांचों सांसदों की बलि दे दी गई। एक भी टिकट हमारे किसी सांसदों को, सबका टिकट काट दिया गया। ठीक है, हमारे बारे में कर रहे हैं हाँ। वो तो एनडीए पे भी हमलावर है, एनडीए की नीतियों पर की आलोचना कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी जातीय जनगणना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़ा वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जपते रहते हैं माला, बतावे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या है? हट सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि नहीं है एनडीए का हिस्सा। पारस एनडीए का हिस्सा है ही नहीं है। चिराग पासवान को एनडीए के प्रवक्ता नहीं है, उनको हम सलाह देते हैं कि वो एनडीए का प्रवक्ता नहीं बने। चिराग पासवान को तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से पूछना चाहिए, क्यों नहीं वो कांग्रेस शासित राज्यों में, जहां जहां भी देश में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जातीय जनगणना वहां कांग्रेस कराती है? नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए दो तस्वीर। पहली तस्वीर दिलीप जायसवाल ने जब पशुपति कुमार पारस जी से जाकर मुलाकात की। दूसरी तस्वीर आई जब दिल्ली में पशुपति कुमार पारस बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मिले, फूलों का गुलदस्ता लेकर। ये तस्वीर कहीं ना कहीं सहयोगी चिराग पासवान को दबाव में डालने के लिए काफी है, क्योंकि चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस तो एनडीए का हिस्सा है ही नहीं। अभी हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं, जो पशुपति पारस के हनुमान कहे जाते हैं। श्रवण जी, पहले तो ये बताइए, कंफर्म कर दे खुशखबरी, या सिर्फ तस्वीर भर माना जाए? नहीं, जब एनडीए के हम लोग मजबूत पार्टनर हैं, हाँ। 2014 से लेकर आज तक पूरी ईमानदारी से हमारे दल के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी एनडीए गठबंधन में हैं। और पूरे ईमानदारी से सारे लोगों ने देखा। कुछ लोग कई बार एनडीए छोड़ के गए, एनडीए में आए। कई लोग 2024 का जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उस समय कई लोग एनडीए के बाहर थे, फिर एनडीए में आए, एनडीए से चुनाव भी लड़ा, अभी केंद्र में मंत्री भी बने हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता 2014 से एनडीए में हैं, और एनडीए का मजबूत हिस्सा होने के नाते, एनडीए का मजबूत अंग होने के नाते हमारे दल के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की कल आदरणीय देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है। साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान भी थे, और काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में कल मुलाकात हुई है। बिहार के राजनीतिक विभिन्न विषयों पर बड़ी देर तक चर्चाएं हुई है, और कैसे एनडीए गठबंधन बिहार में जो उपचुनाव है 4 सीट पे, वो चारों सीट एनडीए गठबंधन जीते। 2025 के विधानसभा में एनडीए गठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा सीट बिहार में मिले। जो 2010 में एनडीए को जनादेश मिला था नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उससे भी बड़ा जनादेश एनडीए को मिले। ये सब बातों को लेकर कल वार्ता हुई है। आपने देखा होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मिलने पटना में आए थे हमारे पार्टी कार्यालय में, और सारे लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं बिहार पार्टी के, चाहे आपने तारकिशोर, आप ही के चैनल की रिपोर्टर राजनंदिनी जी गई थी, उन्होंने आदरणीय तारकिशोर जी से, जो बबलू जी हैं, नीरज बबलू जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं भाजपा के, उनसे, और भी एमएलए हैं भाजपा के, सारे लोगों से पूछा है। सारे लोगों ने कहा है कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का मजबूत अंग है, एनडीए का मजबूत हिस्सा है। नहीं, ठीक है। देखिए, तस्वीर तो हमने भी दिखला दी, और आप जो कह रहे हैं वो हम बता चुके हैं। मुझे आगे की बात बताइए ना, आगे की बात क्या? देखिए, देशवा न्यूज पे जो भी हमारे दर्शक हमें देखते हैं वो ये जानते हैं कि अगर देशवा न्यूज कोई बात को कह रहा है या अमित झा कोई पॉलिटिकल खबरों की बात कर रहा है, तो वो 2 कदम आगे की बात करेगा। मुझे ये बताइए
कि बात क्या हुई अंदर खाने सरवन जी? क्या ये बात अब कंफर्म हो गई है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, विधानसभा में किसी के विरोध के बावजूद भी, मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो समझ रहे हैं मैं आप किसका नाम ले रहा हूं, चिराग पासवान के विरोध के बावजूद भी हम आपको उचित सम्मान देंगे, और न सिर्फ सम्मान देंगे बल्कि उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा में देंगे। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार के नेतृत्व को, सारे लोगों का इस बात का एहसास है, और जनता दल यूनाइटेड के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि यदि पशुपति कुमार पारस जी की अनदेखी नहीं की जाती 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतता। 10 सीटों का नुकसान बिहार में एनडीए को उठाना नहीं पड़ता। देखिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं सरवन जी, कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर पारस जी की अनदेखी नहीं होती, अगर उन्हें भी लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलता, जिस तरह से नीतीश जी को मिला, जिस तरह से चिराग पासवान को मिला, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिला, अगर उन्हें भी आपकी पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व मिलता तो इन 10 सीटों का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। नहीं, देखिए अमित जी, जिस तरह का भोकाल टाइट किया गया कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है बिहार में, वो देखने को नहीं मिला। एनडीए का वोट ट्रांसफर हो गया चिराग पासवान को 5 सीट पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वोट, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, आदरणीय नीतीश कुमार जी का वोट, आदरणीय नीतीश जी का आशीर्वाद, और पूरा एनडीए का वोट एकजुट होकर चिराग पासवान के 5 उम्मीदवार को मिला। और एनडीए के वोट के बदौलत आज वो 5 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, एनडीए के कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के आशीर्वाद से 5 सांसद उनके लोकसभा पहुंचे। लेकिन जो अन्य सीट थी जहां भारतीय जनता पार्टी के, चाहे शाहाबाद का ले लीजिए, बक्सर, सासाराम, आरा, काराकाट, उधर मगध का, साउथ बिहार का ले लीजिए, कहीं भी सब जगह जो हमारे पार्टी की अनदेखी हुई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो अनदेखी हुई, 5 के 5 सांसद हमारे थे, 5 सांसद एनडीए में थे, एनडीए को समर्थन दे रहे थे या कहिए एनडीए का हिस्सा थे, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र में मंत्री थे आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में। लेकिन 5 के 5 सांसदों की बलि दे दी गई। एक भी टिकट हमारे किसी सांसदों को, सबका टिकट काट दिया गया। तो निश्चित रूप से आज जान लीजिए, पशुपति कुमार पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही, लेकिन दलित सेना के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और सारे लोगों ने माना है कि रामविलास पासवान के बाद कोई नेता है पासवानों का, दलितों का, और दलितों की निर्णायक ताकत और बड़ी ताकत आज भी किन्हीं के साथ है, तो वो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। अच्छा, वो देखने को नहीं, ये मुझे बताइए कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि पासवानों या जो भी आपका वोट बैंक है वो आपके पार्टी के पास है, तो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं समझ पाई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने कहा ना कि एक भोकाल टाइट किया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, सारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, आज सारे लोग कह रहे हैं ना कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ चूक हुई, कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई। वह गलतियां बिहार विधानसभा के जो 2025 के चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें यह गलतियां, यह नाइंसाफी हमारे दल के साथ नहीं हो। और एनडीए, ठीक है, अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट है सरवन जी, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट है और आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी से एक भूल हुई, दोबारा भूल बीजेपी नहीं करेगी, तो लेकिन क्यों ना ये मान लिया जाए कि जिस तरह से चिराग पासवान ने लोकसभा में ब्रेक लगाया, विधानसभा में भी तो ब्रेक लगा सकते हैं, अड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि नहीं है एनडीए का हिस्सा। आप पारस एनडीए का हिस्सा है ही नहीं है। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को भी फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। और जो जब चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, देखिए उस दिन भी चाहे अरुण भारती हो, चाहे खुद चिराग पासवान, उन्होंने पीठ में खंजर भोंकने वाली बात कही। उन्होंने जो अरुण भारती ने तो गद्दारी तक का वर्ड यूज कर दिया कि जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की वो आज कहाँ हैं और हम आज कहाँ हैं, ये चिराग पासवान की मेहनत है। तो
तो ब्रेक तो यहां भी लगा सकते हैं ना। नहीं, चिराग पासवान और उनके सांसद, नए नवेले सांसद बोल रहे हैं, उस पर हम नहीं जाते। हमारे पार्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारे नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन कम से कम एनडीए के नीतियों का आलोचना वो नहीं करें। जिस तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एनडीए के नीतियों का आलोचना हुआ, राहुल गांधी का बयान उस दिन आता है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, है ना, और राहुल गांधी जी एनडीए के नीतियों का आलोचना करते हैं और जातीय जनगणना की बात करते हैं। प्रधान आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना प्रयागराज में बैठ के अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते हैं, और उनके सुर में सुर उसी दिन रांची में बैठ के राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिलाते हैं। जातीय जनगणना कराना है, जातीय जनगणना की बात है, तो वह कैबिनेट का हिस्सा है। आप लगातार देख रहे होंगे इन 80-85 दिनों में कई बार वह एनडीए के विचारों के विपरीत जाके, एनडीए के नीतियों के विपरीत जाके बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बारे में कर रहे हैं, वो तो एनडीए पे भी हमलावर है, एनडीए की नीतियों पर की आलोचना कर रहे हैं। श्रवण जी, और जहां तक रही जातीय जनगणना की बात, मैं पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी जातीय जनगणना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी, हमारी जब एनडीए था बिहार में, अभी भी एनडीए गठबंधन की सरकार है, बीच में कुछ दिन नीतीश कुमार जी चले गए थे एनडीए के बाहर कुछ समय के लिए, लेकिन उसके पहले एनडीए की ही सरकार में, एनडीए गठबंधन में ही तय हुआ था कि बिहार में कास्ट सेंसस होगा, जातीय जनगणना होगी, और एनडीए का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जाकर दिल्ली में मिला था। हमारे पार्टी के भी लोग थे, और सारे लोगों ने कहा था कि बिहार में जातीय जनगणना हुई बिहार में। तो और जान लीजिए आगे भी देश में यदि जातीय जनगणना कोई कराएगा, जातीय जनगणना होगी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कराएंगे। दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को लगातार 10 साल में जो काम किया है, और जो भी बचे खुचे जो काम है दलितों के लिए, शोषितों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, वह नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। वही बात तो चिराग भी कह रहे हैं, और आप देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात नीतीश कुमार या उनकी पार्टी कह रही है, नीतीश कुमार भी भाई वो तो अगुआ थे बिहार में जातीय जनगणना के, आपने भी सपोर्ट किया, चिराग पासवान ने भी किया, तेजस्वी यादव ने भी किया। तो अगर वही बात चिराग पासवान कहते हैं कि हाँ मेरी पार्टी समर्थन में है, तो उन्हें मोदी का विरोध क्यों माना जाएगा? नहीं, वो तो कैबिनेट में बोलते। जब राहुल गांधी जी बयान उस दिन दे रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी, इतना साल से आपके बाप दादा की सरकार रही, आज तक आपने जातीय जनगणना नहीं कराया। 2011 में भी कराया, उसमें भी कहा कि आपने त्रुटि है, और जातीय जनगणना का रिपोर्ट आपने 2011 में प्रकाशित नहीं किया, कहा कि कुछ खामियां रह गई। राहुल आदि चिराग पासवान जी को तो राहुल गांधी से प्रश्न करना चाहिए, क्यों नहीं आप सबसे पहले कांग्रेस, एनडीए की सरकार ने तो बिहार में कराया, एनडीए सरकार का ही निर्णय था जो आगे चल के नीतीश कुमार जी ने कराया। लेकिन चिराग पासवान को तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से पूछना चाहिए, क्यों नहीं वो कांग्रेस शासित राज्यों में, जहां जहां भी देश में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जातीय जनगणना वहां कांग्रेस कराती है? नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराया बिहार में, क्यों नहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के जातीय जनगणना का तारीफ करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। आज तक तो नहीं किया, लेकिन वह यदा कदा, लेकिन आज तो उन्होंने कहा है, चिराग पासवान एक नेशनल चैनल के कॉन्क्लेव में बैठे हुए थे, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो भी विद्वेष फैल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की सरकार। तो स्टैंड तो लिया उन्होंने ये भी कहा चिराग पासवान ने कि भाई मोदी का हनुमान था, हूं और रहूंगा। नहीं, लगातार निरंतर जब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एनडीए के अंदर, क्योंकि आदरणीय जीतन राम मांझी पर भी वह हमलावर थे, वह कहते थे कि जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब मंदिर गए थे तो मंदिर धोया गया। अब लगातार वो चिराग पासवान जी अयोध्या गए थे, पूरा यहाँ तक माला उला पहन के पूरा हाथ में, अभी भी चुनाव के पहले मंदिर गए थे। कहां अब वो जमाना गया है ना? इसलिए क्योंकि अब जब निरंतर इधर वो एनडीए सरकार के नीतियों का आलोचना कर रहे थे, चारों तरफ से जब उनकी आलोचना होने लगी, तब उनको सफाई आज देना पड़ रहा है। क्यों सफाई दे रहे हैं? क्यों सफाई उनको आज जी न्यूज पे देना पड़ रहा है कि हम एनडीए में थे, एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे? सफाई तो वही ना देता है कि जिसके मन में चोर हो,
तो क्यों सफाई उनको देना पड़ रहा है? अच्छा, आप लोग भी तो कहते हैं कि 243 सीट पे लड़ेंगे हमारा। 243 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो प्रेशर तो आप भी बना रहे हैं नहीं, ना? 243 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। जब हम 243 पे क्या, देश में जहां जहां हमारी पार्टियां हैं, देश में जहां जहां हमारे गठबंधन है, सब जगह हमारी पार्टियां तैयारी कर रही है। बिहार में भी 243 सीट पे तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस गठबंधन में लड़े, गठबंधन के भी सही हमने कहा कि हमारा लक्ष्य है 200 से ज्यादा सीट, 2/3 सीट से ज्यादा सीट एनडीए गठबंधन को बिहार में मिले। तो 243 हमारी भी तैयारी रहेगी तब ना। वो मिलेगा कैसे? अगर मान लीजिए कि बीजेपी ये कहती है कि चिराग भी हमारे साथ रहे और पारस भी हमारे साथ रहे, और पारस और चिराग आज भी लड़ रहे हैं। चिराग कहते हैं कि नहीं, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, और आप लोग भी कहते हैं कि नहीं, चिराग पासवान जो कर रहे हैं या जो उनके स्टेप हैं वो एनडीए के खिलाफ है। तो ये सीटें मिलेंगी कैसे? मुझे ये बस समझाइए ना, क्या बीजेपी कोई ऐसा फॉर्मूला ला सकती है भविष्य में जिसमें जो दोनों जो चाचा भतीजे की पार्टी है वो एक सहमत हो जाए? पहले तो चिराग पासवान को एनडीए के प्रवक्ता नहीं है, उनको हम सलाह देते हैं कि वो एनडीए का प्रवक्ता नहीं बने, है ना, अपनी पार्टी का वो प्रवक्ता बने, अपनी पार्टी का लाइन मीडिया के सामने या समाज के सामने रखे कि उनकी पार्टी का लाइन क्या है। जो बड़ा वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जपते रहते हैं माला, बतावे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या है। पहले अपनी पार्टी का न पक्ष रखे, एनडीए का वो प्रवक्ता नहीं बने, एनडीए का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। एनडीए में कौन रहेगा, एनडीए के बाहर कौन रहेगा, एनडीए में कौन है, यह तय करना भारतीय जनता पार्टी और जदयू का काम है। एनडीए में कौन रहेगा, यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तय नहीं करेगा। यह तो भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और बिहार में जदयू और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, ड्राइविंग सीट पे है। तो यह तो भाजपा और जदयू को तय करना है, यह तो हम और आप तय नहीं कर सकते हैं, चिराग पासवान तो तय नहीं कर सकते। हम क्यों कहने जाए कि वो एनडीए में नहीं है? हम तो कहते हैं वो भी एनडीए में है। हम लोग चाहते हैं और भी दल एनडीए में आवे, एनडीए मजबूत हो, और जितने सहयोगी आएंगे, एनडीए को मजबूत करना है। करवाहट खत्म हो गई कि नहीं? किससे? चिराग जी से? कोई करवाहट नहीं है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। हम एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं, कुछ लोग एनडीए को कमजोर करने में लगे हुए हैं। एनडीए को कमजोर करने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए। आदरणीय केंद्र में मंत्री भी हैं, कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, और जो बात कैबिनेट में रखना चाहिए वो आके बाजार में मीडिया के सामने रखते हैं। आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बयान आया है। आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोग के अभिभावक, पारस बाबू के भी अभिभावक हैं, और दलितों के देश में बड़े चेहरा हैं जीतन राम मांझी जी। उन्होंने आज बयान दिया है कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का मजबूत हिस्सा हैं, एनडीए के मजबूत अंग हैं, एनडीए में पहले भी थे, एनडीए में आज भी हैं। उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की है कि मैं पशुपति कुमार पारस जी से मिलने जाऊंगा। जब उनसे पूछा गया, आदरणीय जीतन राम मांझी जी से, तो उनसे पूछा गया कि कल पशुपति कुमार पारस जी की मुलाकात देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा पशुपति कुमार पारस जी से मिलने के लिए। तो आज उनका भी बयान आया है। नहीं, तो ये तो खुशखबरी है ना आपके लिए? नहीं, खुशखबरी नहीं है। देखिए, यही ना होता है, कौन ईमानदारी से है, कौन निष्ठा से है, कौन गठबंधन को मजबूत कर रहा है, और कौन गठबंधन में केवल लाभ लेने के लिए, लाभ लेने के बाद गठबंधन को आघात पहुंचा रहा है। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी डबल गेम खेल रही है? एक आखिरी सवाल, चलिए, जब आपने एक आखिरी बात कहा तो मैं भी ये कहता हूं कि बीजेपी चिराग पासवान को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए पारस जी को फिर से एक बार मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कोई गेम, बीजेपी ऐसी पार्टी है वो गेम तेम में विश्वास नहीं करती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि एनडीए एकजुट रहे, एनडीए के सभी जो प्रमुख सहयोगी दल हैं सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, और बिहार का विकास और देश का विकास कैसे किया जाए। चलिए, ठीक है, बीजेपी सबको साथ लेके चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, और देखिए हम ये बता चुके हैं, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, पशुपति कुमार पारस को संजीवनी मिल चुकी है बीजेपी के द्वारा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी चाचा भतीजे को एक कैसे करेगी, और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क होने जा रहा है, क्योंकि
पारस की एंट्री चिराग पासवान को आज के डेट में भी अभी तक मंजूर नहीं है। पारस खेमा भी लगातार चिराग पासवान के उन नीतियों का विरोध कर रहा है जिसमें यह दिख रहा है कि चिराग पासवान का स्टैंड एनडीए के हित में नहीं है। यह सबसे बड़ा टास्क होगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी इसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकालती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि चिराग के चाचा पारस को बीजेपी ने संजीवनी बूटी दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।